तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते चलो और मैं आपकी क्वेरीज भी आंसर करता चलूंगा, आपको जो भी मुझसे चिट चैट करना है, बात करना है, सब बताऊंगा। तो शंकर का मेरे पास क्वेश्चन हो रहा है कि आजकल बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूं, कुछ लाइफ में हो ही नहीं रहा है। शंकर बेटा एक चीज बताओ, दिन भर में 50% ऑफ द टाइम तो तुम मेरे साथ रहते हो, लाइव रहते हो, तो इतना सब सोचने का टाइम मिलता कब है? खाओ पियो सो पढ़ो, बस इतना काम करना है, ठीक है भाई। आज की डेट में मैं इतने ज्यादा टाइम के लिए लाइव रहता हूं कि मुझे लगता है मेरी लाइफ का ही लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, सारी लाइफ ही कैमरा के आगे बीत रही है। और जब मैं आप लोगों के साथ इतने टाइम तक टाइम स्पेंड कर रहा हूं, तो फिर बेटा आपकी जो फीलिंग है ना, वो आपकी फीलिंग थोड़ी सी पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो यार, इस समय पे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी जो मदर है वो दिल्ली में फंस गई है ड्यू टू कोविड। नाउ आई डोंट वांट हर टू ट्रैवल बैक टू बैंगलोर, क्योंकि रिस्की बहुत है। अब इच्छा मेरी भी बहुत है कि मम्मी को घर पे होना चाहिए, और वी आर फीलिंग वेरी वेरी लोनली इन दिस हाउस। लेकिन क्या है यार, मतलब उस चीज को अगर मैं अपने ऊपर डोमिनेट करने दूंगा और मैं इसी बारे में सोचता रहूंगा, तो आई विल फील वेरी वेरी नेगेटिव। लेकिन क्या होता है ना, जब जब कभी आपके माइंड में नेगेटिविटी आए, नेगेटिव फीलिंग आए, तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से बेस्ट डिस्ट्रैक्शन आपके लिए होता है दैट इज योर म्यूजिक। अगर आप कोई गाना सुन लो, कोई लाइट म्यूजिक सुन लो, तो डेफिनेटली कभी कभी ना पॉजिटिव सॉन्ग सुन करके हमारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। एक दिन यार मैं सुबह सुबह उठा, मेरी 7 बजे प्लस क्लास होती है। अब मुझे ना अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था कि यार आज ना पढ़ाने का मन नहीं कर रहा, यार नींद आ रही है, अच्छा सा फील नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने ना 2-3 बढ़िया बढ़िया एकदम मोटिवेशनल गाने चला लिए, जैसे ब्रदर्स एंथम, ठीक है, या फिर ये अपना भाग मिल्खा भाग वाला। और भाई मतलब क्लास लेने तक ना एकदम माइंड एकदम पॉजिटिव है, एकदम जोश है बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, अब मैं कर सकता हूं। तो इस तरह से अपना डीमोटिवेशन भगाया करो। क्या आ रहा है? बी आ रहा है? हाँ भाई, तो क्या कह रहा है? VS एंड I आर इन फेज, ठीक है। देखो मैं करूं इसको, मैं कहता हूं VS एंड I will be in phase for resistive circuit, right? रेजिस्टेंस के अंदर दोनों सेम फेज में आते हैं भाई, फॉर रेजिस्टिव सर्किट। तो अब मैं क्या कहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस के अनुसार ये दोनों सेम फेज में आएंगे, तो ये जो पूरा नेटवर्क है इसकी इंपीडेंस या एडमिटेंस रेजिस्टिव होनी चाहिए। मैं क्या बोलूंगा? इंपीडेंस और एडमिटेंस, इंपीडेंस और एडमिटेंस मस्ट बी रेजिस्टिव। सही बात है ना, मस्ट बी रेजिस्टिव, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप ये कहते हो इंपीडेंस या एडमिटेंस आपकी रेजिस्टिव होनी चाहिए, तो मैं Y निकालता हूं। Y कैसे निकालूंगा? देखो J ओमेगा C होगा कैपेसिटर का, पैरेलल में Y ऐड होता है ना, और R और L का इंपीडेंस का रेसिप्रोकल। मेरी बात को समझने की कोशिश करना मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, ये दोनों सीरीज में है तो R प्लस J ओमेगा L बनेगा, ये बनेगा इंपीडेंस। लेकिन मुझे क्या चाहिए? एडमिटेंस। तो मैंने क्या कर दिया? 1/R प्लस J ओमेगा L। अब ओमेगा दे रखा है भाई 2, ओमेगा सोर्स के अनुसार दे रखा है 2, तो J 2C प्लस 1/L है 1, 2 प्लस J2। अब देखो यहां पे क्या होगा? J 2C प्लस, समझ में आ रहा है सबको? अब रेजिस्टिव का मतलब है, अगर Y हमारा रेजिस्टिव है तो इसका मतलब है कि भाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ Y इज 0, तो 2C मस्ट बी इक्वल टू 2/4, तो C मस्ट बी 1/4 फैरेड, ठीक है, 1/4 फैरेड। बी बात क्लियर हो गई? C मस्ट बी 1/4 फैरेड। क्लियर हो गया ना भाई? यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिटरमाइन द पावर डिलीवर्ड बाय 3 एंगल 90 डिग्री सोर्स इन द फिगर। ये कितनी पावर डिलीवर करेगा बताइए।
कर सकते हो ना फैजल, बिल्कुल कर सकते हो इंपिडेंस का एंगल 0 करके, लेकिन पैरेलली मैंने एडमिटेंस को क्यों प्रेफर किया, क्योंकि पैरेलल में एडमिटेंस इजीली आती है, इंपिडेंस में फंसा रहता है यार Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z2। चलो करो भाई, आज आपके लिए ना बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे कि आप ना थोड़ा सा फेजर्स के साथ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, बट मजा आने वाला है। पता है जिस दिन ये चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी ना, ये सब की आदत पड़ जाएगी, ये सब की अगर आपको आदत पड़ जाएगी तो मैं कह रहा हूं आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अच्छा ये वाला, हाँ ये 8 आएगा, सही कह रहे हो, ये 8 होना चाहिए, सही कह रहे हो बिल्कुल, मैंने 4 ले लिया गलती से। हाँ तो C आना चाहिए, सही आंसर है, C मस्ट बी द आंसर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू नमन। चलो जल्दी से बनाओ नेक्स्ट। तो देखो मैं आपको ये बता रहा था बेटा कि जिस दिन आपको इन चीजों की आदत पड़ जाएगी ना, ये सब चीजें नॉर्मल लगने लगेंगी, एसी एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आपको क्या है कि कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों को पता है फेजर से दिक्कत क्यों आती है, ये ना यार कॉम्प्लेक्स नंबर से भागते हैं बच्चे कि सर रियल नंबर तक तो ठीक था, रेजिस्टेंस तक, अब ये जे वगैरह में ना सर कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। एक्चुअली कुछ बदला थोड़ी है, बस रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स आ गए हैं, कैलकुलेशन तो ऐसी कुछ खास चेंज नहीं हुई, वही केसीएल है, वही केवीएल है, वही नोडल है, वही मैश है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन में बस टाइम कंज्यूमिंग होती है। और जहां बच्चे को सवाल में लगने लगा टाइम, वहां वो कर गया पैनिक, और जहां हुआ पैनिक वहां हो गई मिस्टेक। अब मिस्टेक हो गई तो भाई बहुत टफ चीज थी, ये तो मेरे से हो ही नहीं सकती, अरे तुमसे ही होगी और तुम ही लोग करोगे, ठीक है, लेकिन बस आदत डालो। ये समझ लो रैंक बेटा तब आती है ना जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। अगर ये सोचते बैठोगे कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे से तो ये सवाल ही नहीं बनेगा, तो आप तो अपने कंफर्ट जोन में हो। अरे नहीं बनेगा तो रैंक नहीं आएगी भाई, बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। शरीर चलाने के लिए खाना पड़ता है, उसमें चॉइस नहीं होती कि भूखे रह के जी लेंगे, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो ये सोचा करो जो आता है वो तो आता है, जो नहीं आता वो सीखेंगे कैसे, ये नहीं कि जो नहीं आता वो होगा ही नहीं। चलो सवाल पे आते हैं। डिलीवर्ड बोला है ना, तो मैं वोल्टेज ऐसे लूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे 4 एंगल 0 आया, यानी 4 ही मान लो ना, 4 एंगल 0 का मतलब तो रियल नंबर 4 हो गया। चलो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में करते हैं ना। यहां 3 एंगल 90 है, यानी 3J, तो यहां कितना है 4 माइनस 3J। अब मुझे इसकी वोल्टेज चाहिए, ऑब्वियसली वोल्टेज चाहिए तो केवीएल इधर लगेगा, लेफ्ट वाले में तो केवीएल लग नहीं सकता। और अजय अगर इस सेशन में, तो बेटा केवीएल ध्यान से देखना, लेफ्ट वाले में तो केवीएल लगेगा नहीं, करंट सोर्स है। तो देखो ऐसे लिखो, पैसिव एलिमेंट की साइन कन्वेंशन होती है ना करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस। चलो अब देखो प्लस से माइनस माइनस वी, माइनस से प्लस प्लस माइनस J4 जो इंपिडेंस है इंटू 3J, प्लस से माइनस माइनस 4, 4 माइनस 3J, ठीक है, प्लस से माइनस 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 4 एंगल 0। देखो वैल्यू को अगर ब्रैकेट में लिखोगे ना तो प्लस माइनस की गलती नहीं होगी, ब्रैकेट में अगर वैल्यू लिखोगे। अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे तो गलती होनी है, इसीलिए आप क्या लिखोगे, J और J माइनस V प्लस 12 माइनस 16 प्लस 12J प्लस 4, तो ये तो कट गया, V आ गया J12। अब बेटा आपके लिए पावर का फॉर्मूला क्या है, एपरेंट पावर या कॉम्प्लेक्स पावर आप लिखते हो VI कॉन्जुगेट, ठीक है, J12। करंट का कॉन्जुगेट क्या होगा, J3 का कॉन्जुगेट, दैट इज माइनस J3, ठीक है। ये आ गया 36 रियल है इसीलिए वॉट, और आंसर पॉजिटिव आया है, आंसर पॉजिटिव आया है। तो देखो यहां पे हमने एज्यूम किया था करंट पॉजिटिव से निकल रहा था, एज्यूम पावर इज बीइंग डिलीवर्ड, अब आंसर भी आ गया पॉजिटिव, आपने यही एज्यूम किया था कि डिलीवर हो रहा है, तो इसका मतलब है पावर डिलीवर्ड।
चमका सब लोगों को, एकदम बेसिक से बनाया हूं भाई, एकदम बेसिक से बनाया हूं इस सवाल को, ठीक है। चल अगला ट्राई करो। द अप्लाइड वोल्टेज इन पैरेलल आरएलसी सर्किट इज गिवन इफ द वैल्यू ऑफ आर एल सी आर गिवन, व्हाट इज द, ये प्लस है बेटा π/4 में, व्हाट इज टोटल करंट सप्लाइड। करो सना बेटा, अभी ट्रांजिएंट वगैरह दोबारा तो नहीं होगा इस साल, क्योंकि देखो यूट्यूब पे क्या होता है ना, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक हम लोग एक ही बार कराते हैं। अब प्लस पे लेकिन क्या होता है, प्लस पे एक ही सब्जेक्ट अलग अलग टीचर अलग अलग मंथ में लेते हैं। जैसे प्लस पे अगर मैं बात करूं ना नेटवर्क की, अभी तक 4 बार लग चुका है, तो इस तरह से प्लस पे चलता है। लेकिन यूट्यूब पे आप ये डिमांड करो कि एक ही टॉपिक एक ही सब्जेक्ट बार बार कराया जाए, वो तो बेटा टफ है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट कराने होते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है, तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट का नंबर एक ही बार आता है। और फिर YouTube पे यार तुम्हारे अगर डाउट्स आ भी रहे हैं ना, तो डाउट सारे क्लियर नहीं किए जा सकते YouTube पे। प्लस में तो क्या होता है, हर बच्चे के हर मैसेज का आंसर किया जाता है, लेकिन YouTube पे इतना नहीं। शुभम बेटा आज का एक बार वीडियो तो देखो, मैंने टॉपिक्स भी तो बताए हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज होगा, एक बार जाके चेक करो, मैंने वीडियो में टॉपिक भी बताए हैं इस हफ्ते क्या क्या होगा। पहला सेशन जो होगा दैट विल बी अबाउट योर, क्या बता रहा था मैं, हाँ, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दूसरा मैग्नेटिक सर्किट, तीसरा पर यूनिट, और चौथा ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो 4 सेशन है, चारों का एक एक टॉपिक है। चल, और ये वीडियोस ना फिर बाद में मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड करा दूंगा, और बाद में जब उस प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएंगे तो आप लोग देखते चलना। बताओ भाई क्या आएगा। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दे रखा है, टोटल करंट पूछा है। हाँ, ट्रांसड्यूसर का यार डालूंगा तो बस याद नहीं रहता है। मैं तुम्हें सही बताऊं, मेरे पास दिन भर में इतना टाइम नहीं होता कि मैं ढंग से लैपटॉप भी चला लूं। EMFT might be, जय तीर्था, दिस ईयर एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू डू EMFT ऑन प्लस, आई कांट कमिट कि मैं यूट्यूब पे भी लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं इस चैनल पे नेटवर्क के बाद क्या लूंगा। अभी नेटवर्क पहले खत्म करेंगे, नेटवर्क में वी विल रिक्वायर अराउंड 80 to 85 वीडियोस। हाँ तो सही तो है, मशीन का प्लेलिस्ट मेरे साथ साथ कवर करते चलो ना, मैं आपको वीक ऑन वीक टारगेट देता चलूंगा, हर वीक मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा अगले हफ्ते के लिए क्या रेडी करना है, उतना रेडी करते चलना, मेरे साथ साथ मशीन हो जाएगा, आपको लाइव वाली ही फीलिंग आ जाएगी। देखें, देखो आर है आपका 20 ओम, एक्सएल है 5000, एट ओम, एक्सी है 10 ओम, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी बात अगर समझें, यहां पे ना एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, तो यानी इंडक्टेंस डोमिनेट कर रहा है कैपेसिटेंस पे, तो इंडक्टिव है। इंडक्टिव अगर है नेटवर्क तो करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, ठीक है, इतना होगा। अब यहां पे ना आप Z निकाल लो, Z कैसे निकालोगे, R प्लस जे एक्सएल माइनस जे एक्सी, तो R है 20 प्लस जे, सॉरी एक्सएल लेस है यार, तुम लोग बता ही नहीं रहे हो, लेस है, एक्सएल लेस देन एक्सी, तो ये हुआ कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट है तो I लीड्स वोल्टेज, मेरे दिमाग में क्या है ना, R वाली वैल्यू रह गई 20, ठीक है, I लीड्स वोल्टेज, तो 20 प्लस J8 माइनस J10 यानी 20 माइनस J2, ठीक है भाई। अब वोल्टेज है 50 साइन 5000t, इसको अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें भाई,
20.1 आएगा एट एन एंगल -5.71, और यहां पे आपका जो करंट आएगा सर ये कैसे लिखा बेटा, मैंने क्या किया है, V बाय जेड किया है मैंने, V बाय, अच्छा पैरेलल है क्या, हे राम, यानी सब कुछ हटाना पड़ेगा। तो यहां पे ऐसे ही लिखो, देखो R है 20, XL है ओमेगा L 5000 इंटू XC है बस एक मुझे लग रहा है ना नमन ही क्लास में सीरियसली पढ़ रहा है, बाकी लोग जो है ना टाइम पास कर रहे हैं। अब पैरेलल सर्किट में क्या करो ना, सबका करंट निकाल लो अलग अलग, वोल्टेज सब में कॉमन है ना, वोल्टेज जो आपके पास है बेटा इसको 50 एंगल 45 कर लो, ठीक है, पीक से ही फेजर बना लो, IR 50 एंगल 45 बाय 20, 2.5 एंगल 45, ठीक है, IL 50 एंगल 45 बाय J8, तो ये आया 6.25 एंगल -45, IC 50 एंगल 45 बाय -J10 5 एंगल 135, ठीक है, ये बना। अब टोटल करंट क्या होगा भाई, टोटल करंट क्या होगा, IR प्लस IL प्लस IC, ठीक है। अब इनका सबका देखो 45 45 चल रहा है, तो आप ना इसको एक बार एक्सपैंड कर लो, 2.5 बाय √2, आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर वर्चुअल कैलसी से भी करना है ठीक है। 2.5 6.25 is 8.75 minus 5 3.75, ठीक है। और J वाली टर्म की अगर बात करें 2.5 प्लस 5 7.5 माइनस 6.25, ठीक है। $2.795 एंगल 18.434। अब देखो हो सकता है इसने आरएमएस वैल्यू दिया हो, तो देखो ये तो हमें मिल नहीं रहा, आई आरएमएस अगर निकाल लें तो कितना आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना फेजर में क्या लिखा होगा, तो 1.976 आ रहा है, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आया हमने क्या किया, समझ में आया हमने क्या किया, हमने डिवाइड बाय √2 कर दिया बिकॉज नो ऑप्शन वॉज मैचिंग, तो हम समझ गए कि ये फेजर में आरएमएस लिख रहा है ना कि एवरेज। कहां आएगा माइनस जे बताओ, प्लस जे ही तो आएगा शशांक, 2.5 और 5 7.5 माइनस 6.25,
चलो अगला ट्राई करो। फॉर द एसी सर्किट कैलकुलेट वीटी। एक्चुअली ना पैरेलल सर्किट में आप रिएक्टेंस मत देखना, ससेप्टेंस देखना। तो डोमिनेट तो इंडक्टर करेगा, उसकी ससेप्टेंस 1/8 है और कैपेसिटर की है 1/10। तो पैरेलल सर्किट में डोमिनेट कौन कर गया हमारा? इंडक्टर। तो करंट कैसा होना चाहिए आपका? करंट शुड लैग बिहाइंड द वोल्टेज। तो वोल्टेज का एंगल 45 था, करंट का 18 आया। चलो करो भाई, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी। फॉर द एसी सर्किट शोन Vt इज 120√2 sin ओमेगा t, कैलकुलेट I। अब देखो यहां पे दोनों ऑप्शंस चेक कर लेना, RMS भी और मैक्सिमम भी। ऑप्शन वाले में गेट में ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, या तो MCQ क्वेश्चन होगा और NAT में क्लियरली स्पेसिफाई करेगा। कर सकते हो अतुल, बिल्कुल कर सकते हो। ESE के लिए भी अग्नि बैच में चल रहा होगा ना, विद्युत में थोड़ी। चलो 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 फटाफट। इलेक्ट्रिकल के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आने वाला है ना नेक्स्ट सना। नेक्स्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा क्रिएट्रिक्स चैनल पे। इस चैनल पे नेटवर्क के बाद कुछ आएगा, वो अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, देखेंगे क्या लगाएंगे, है ना। कुछ अलग सब्जेक्ट लगाएंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। चलो देखें भाई, आ गया सबका आंसर। देखो पहले मैं कर रहा हूं यूजिंग RMS वैल्यू। मुझे नहीं पता ना फेजर में RMS लेके चल रहा है बुक वाला या फिर मैक्सिमम, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी हो सकता है। तो V को मैंने लिखा भाई 120 ∠0। तो ये जो I है इसके दो हिस्से हो गए, I1 और दूजा हो गया I2। अब यहां पे I1 क्या होगा? V/60 + j60। I2 क्या होगा? J। तो I क्या होगा? √2 ∠ -45, दैट इज 1। तो ये आ गया 1। देखो सिंपल सी, है ना। थैंक यू गौरव बेटा, थैंक यू। और इस साल वही मशीन की प्लेलिस्ट कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों तक बेस्ट कंटेंट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट, इन द सर्किट शोन द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन I एंड I2। ये I है और ये I2 है, इनके बीच का फेज डिफरेंस मांग रहा है। करो एक बार, फेज डिफरेंस मांग रहा है बिटवीन I एंड I2। बनाओ भाई जल्दी से। और आज शाम को ना 7:30 बजे इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन करेंगे, सब लोग को आना है। चलो 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 भाई, आया किसी का आंसर? और आप ये देख रहे हो, वैसे प्रैक्टिकली अगर आप ऑब्जर्व करो, न्यूमेरिकल्स में हमें फेजर ड्रॉ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग बस क्या है, क्वांटिटीज को एज फेजर वैल्यू ट्रीट करते हैं विद मैग्नीट्यूड एंड एंगल और मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं, है ना।
क्या आ रहा है 45 डिग्री। चलो देखें, ठीक है। अब यहां पे XC क्या होगा, 1000 माइक्रोफैरेड ये है ना, 10 की पावर -3 फैरेड, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए तो मैं ये कहता हूं यार, यहां पे ना दो करंट निकाल लो, I1 और I2। I1 आप कैसे निकालोगे, पीक से ही निकाल लो। देखो 50 ∠0, मैं पीक वैल्यू का ही यूज कर रहा हूं, ओवर 10 + J10 यानी 5/√2। अब आप ये मत सोचना कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे लिख दिया। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपका इक्वल है, ठीक है। रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, यानी एंगल तो 45 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10√2 है। तो अगर 10√2 लिखोगे तो 10 से 50 गया, 5/√2, और एंगल नीचे से ऊपर जाके -45 हो गया, -45। अब ऐसे I2 लिख लेते हैं। I2 में कुछ गड़बड़ है क्या, 100, अरे मैंने 1000 ले लिया है, 100 थी ना फ्रीक्वेंसी। वन बाय टेन हो। तो अब मैं कहता हूं कि I2 कितना होगा, 50 ∠0 by 20 + J10, 400 500 एंगल यहां पे बनेगा 26.56। मैंने लिखवाया था ना ये वाला ट्राइंगल भी, ठीक। अब देखो जो I बनेगा वो बनेगा I1 + I2, और एक सेकेंड यहां +J10 नहीं, -J10 आएगा ना, कैपेसिटर है, ठीक है। ये करंट लीडिंग आया। अब आप क्या करो बेटा, 5/√2 एंगल -45, जरा इसे खोलो, cos 45 1/√2, sin -45 -5/2। I2 को अगर एक्सपेंड करोगे √5, cos 26.56, यहां पे बेस बड़ा होगा तो 2/√5 + J/√5, तो 2.5 + 2 4.5, ठीक है, -2.5 + 1 -J1.5, यही बन रहा है। बताओ भाई, -J10 ना, हाँ ये तो क्लियर हो गया। ये करंट हमने सही निकाले हैं, 5/√2 -45 यानी कि 5/2 -J5/2, और ये हो गया 2/√5, तो 2 + J, ये हो गया 2 + J। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, (18.43 4.74 एंगल 18.43, ठीक है। अब शिफ्टिंग कितनी आ गई, -18.43। इसका मतलब I2 लीड्स I बाय कितने एंगल से, 26.56 -18.43 45, सही, 45 डिग्री से लीड कर रहा है।
45 डिग्री से लीड कर रहा है। हाँ सही बात है, आरएमएस लो या पीक लो बेटा, हमें तो उसके एंगल से मतलब है, एंगल तो सेम ही आएगा, एंगल तो सेम ही आएगा ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप √2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू √2 से मल्टीप्लाई होंगी, तो मैग्नीट्यूड बदलेगा लेकिन एंगल सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L and R across a source Vm sin omega t. If power factor is unity, then C is given by. देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहां पे क्या कर दिया है, यहां पे ना इन्होंने आपसे एक्सप्रेशन मांग लिया है। आज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी के जैसा है, करो एक बार। I एंड I2 बिल्कुल जय तीर था, टोटल करंट और I2, I1 तो हमने एज्यूम किया है ना, I1 शो नहीं था सर्किट के अंदर, तो हमने I1 निकाला, I2 निकाला, I निकाल लिया। फिर I और I2 के बीच का एंगल, एंगल बीच का एंगल कैसे निकालोगे, दोनों के डिफरेंस से, दोनों के एंगल का डिफरेंस ले लो। चलो बनाओ इसको। नमन कह रहे हैं बी, चलो देखते हैं। मैं आपके लिए सर्किट ड्रॉ करे दे रहा हूं, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपने ना एक कैपेसिटर लगा दिया है आर और एल के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में। अब ये बोल रहा है कि अगर पावर फैक्टर यूनिटी है, पावर फैक्टर यूनिटी का क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब है सर्किट इज रेजिस्टिव। कैसा है सर्किट, रेजिस्टिव है, जिसका मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस इज 0। अब अगर इमेजिनरी पार्ट एडमिटेंस का 0 करोगे तो y आएगा j⍵c प्लस 1/, देखो ऐसे ही तो हमने किया था, बस मैंने क्या था ना, इसके बाद सीधे वैल्यूज डाल दी थी। अगर आप वैल्यू ना डालो तो आप इसको रेशनलाइज करोगे पहले। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है जिसमें j आ रहा है, j किस किस में आ रहा है, ⍵c और इसमें। अब आप इसको 0 करोगे, ठीक है, और यही काम देखो पता है आपको रेजोनेंस में करना होता है। तो आप ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये आपको रेजोनेंस में भी मदद करेंगे भाई, क्योंकि यही प्रोसेस है पूरा। तो C क्या आ गया, L/r² प्लस ⍵² L²। ठीक है, B आ गया, बहुत ही बढ़िया। नमन ने सबसे पहले दिया था, नितिन, शंकर, मंथन, सबका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, डिटरमाइन द स्टेडी स्टेट आउटपुट। देखो स्टेडी स्टेट आउटपुट में ऐसा मत सोच लेना कैपेसिटर ओपन करके, एसी में जो आप एसी एनालिसिस करते हो उसका नाम ही स्टेडी स्टेट एनालिसिस है। क्यों है उसका नाम स्टेडी स्टेट एनालिसिस, सप्लाई देखो 4 + 3 cos 0.25t, कहीं यूटी लिखा है नहीं, यानी ये सप्लाई हमेशा से लगी है, हमेशा से माने -∞ से। तो आप किसी भी टाइम पे आंसर निकालोगे, दैट विल बी स्टेडी स्टेट। तो एसी में कभी भी स्टेडी स्टेट वर्ड पढ़ करके भटक मत जाना, ऐसा मत सोचना कैपेसिटर ओपन करके निकालना है। एसी में वट एवर रिस्पॉन्स वी आर कैलकुलेटिंग यूजिंग फेजर, दैट इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। चलो जल्दी से बनाओ।
और यहां ये देखो सप्लाई में दो अलग अलग सोर्सेज हैं, एक डीसी है और एक एसी है। अब इसके आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या पड़ेगा जब ऐसी सिचुएशन आ जाए। क्या आ रहा है? बी आ रहा है। नितिन पिछले का कह रहे हो कि इस वाले का कह रहे हो? बी। शंकर कह रहे हैं ए। देखते हैं यार, ए। भानु आप क्या करोगे ना, ओपन थोड़ी ना करना होता है। डीसी के केस में कैपेसिटर को ओपन करोगे बिल्कुल। देखो यहां पे यूज करना पड़ेगा सुपरपोजिशन, यूजिंग सुपरपोजिशन। पहले ना आप सोर्स को क्या ले लो, फोर वोल्ट, ठीक है, डीसी वाला। अब डीसी सोर्स के अंदर जब आपने 4 वोल्ट ले लिया, ठीक है, 4 वोल्ट। अब दूसरे केस में आप सोर्स क्या लेंगे, थ्री कॉस 0.25t, ठीक है। अब यहां ओमेगा क्या हो गया, 0.25, वन बाय ओमेगा सी क्या हो गया, 4, ठीक है। अब यहां पे आपने देखो सोर्स कैसा दिखाया, आप मैक्सिमम से ही बना लो ना, 3 ∠0। डीसी के केस में ध्यान रखना ना, कैपेसिटर ओपन करेंगे, मैं लिख देता हूं। अब देखो ये दो चीजें ना सीरीज में आ गई, 4 और -j4। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, ऑब्वियसली वोल्टेज डिवीजन से, 3 ∠0 इंटू -j4 बाय 4 -j4, यानी कि 3/√2, ये नीचे -45 ऊपर -90, तो -45। तो अब यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि टाइम डोमेन में ऐड करके लिखना। पहला आया 4, दूसरा आया 3/√2 cos 0.25t -45, तो आंसर आ गया ए, है ना। मैंने बताया था टाइम डोमेन में ऐड करके लिखते हैं, कभी भी फेजर की तरह ऐड नहीं करते जब दो वैल्यूज अलग अलग फ्रीक्वेंसी की होती हैं, है ना। सब लोगों का आ गया था, चलो बहुत ही बढ़िया। अगला, द फेजर डायग्राम ऑफ अ पैरेलल आरएलसी सर्किट इज गिवन बिलो। IR और IL आपको बताएं 5 और 15, IC बताना है। बताओ भाई, IR और IL आपको दे रखे 5 एंड 15, यू हैव टू टेल IC। बताओ भाई, इजी है, बेसिक फेजर का क्वेश्चन है। अब ये बताओ, एसी में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, एसी में कॉन्फिडेंस फील हो रहा है आप सब लोग को अब। और मेरी जो स्पेशल क्लासेस है ना, उसमें एसी के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो वहां से, वहां पे PYQ भी पड़े हैं नेटवर्क के पूरे, सब कर सकते हो। गलत आंसर है बेटा, नहीं गलत तो नहीं, हाँ सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही है नमन। बाकी लोग भी निकालो भाई। चलो देखें,
देखो यार, टोटल करंट दिखाया है 13 एम्पियर, ठीक। अब IR दिया है 5, तो ऑब्वियसली ये करंट कितना होगा, 12। सही बात है ना, ट्राइंगल है ना, 5 12 13। अब ये जो 12 है ये बेसिकली क्या है, ये है IC माइनस IL। सर IL माइनस IC क्यों नहीं, बेटा IC ऊपर है, IL नीचे है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर IC ऊपर है, IL नीचे है और ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो इट इज IC माइनस IL। तो यहां पे IC क्या हो जाएगा, 12 प्लस 15 दैट इज 27 एम्पियर। 27 एम्पियर, समझ में आया, 27 एम्पियर आएगा ये। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। तो गलती क्या कर सकते थे आप, 12 तो पहचान लेते, लेकिन अगर आप IL माइनस IC कर देते तो आपका आंसर 3 एम्पियर आता। लेकिन वो गलत क्यों था, IL माइनस IC करते तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आना चाहिए था, लेकिन रिजल्टेंट इसने किधर दिखाया, ऊपर, यानी IC इज डोमिनेटिंग। चलो नेक्स्ट, फॉर द सर्किट शोन रिएक्टिव पावर कंज्यूम्ड बाय ZL इज, बिल्कुल सर्किट कैपेसिटिव है, ये है तुम्हारा ZL, ठीक है, दिस वन इज ZL। इसकी रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, ये 8 प्लस J6 है और ये 8 माइनस J6 है, ऊपर 3 प्लस J4 है। बताओ भाई, रिएक्टिव पावर बतानी है, बस ध्यान देना, VAR के अंदर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। और बेटा देखो, जो हमने लास्ट लेक्चर में MPT कवर किया है ना, उसे रिवाइज करते रहना, उसके केसेस याद रखना बहुत जरूरी है। MPT इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एवरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आशीष देखो, डिपेंड करता है बेटा, पैरेलल RLC में अगर XL बड़ा है XC से, अगर आपने पहले ही बता दिया पैरेलल RLC है, तो पैरेलल में हम इंपीडेंस ना देख के एडमिटेंस देखते हैं। तो पैरेलल RLC में सर्किट कैपेसिटिव एक्ट करेगा। क्यों कैपेसिटिव एक्ट करेगा, अगर कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम है तो उसका ससेप्टेंस ज्यादा होगा। वरना ऐसा सोचो, पैरेलल में सबका वोल्टेज कॉमन होता है, डिफरेंट क्या होते हैं, करंट। अब जिसका रिएक्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, और जिसका करंट ज्यादा वो डोमिनेट करेगा। यानी कौन डोमिनेट करेगा, कैपेसिटर। समझ गए आशीष। देखो, सीरीज में करंट सेम होता है तो वोल्टेज देखते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है तो करंट देखते हैं। तो सीरीज में अगर RLC सर्किट है सीरीज में, तो जिसका रिएक्टेंस ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, क्योंकि करंट तो कॉमन है। पैरेलल में RLC है अगर, तो वोल्टेज कॉमन है, इसीलिए जिसका रिएक्टेंस कम उसका करंट ज्यादा, वो डोमिनेट करेगा। समझ गए अब आशीष। चलो इसका आंसर बताओ भाई, क्या कर रहे हो, इतना टाइम लगता है क्या। ये कैलकुलेशन तो मैंने आसान वाली वैल्यूज दी हैं यार, और मजा आ रहा है ना भाई ये नेटवर्क्स के कोर्स में। जो बच्चे मुझसे लास्ट ईयर AC पढ़े थे ना स्पेशल पे, उन्हें पता था AC किस लेवल का जाने वाला है, लेकिन जो लास्ट ईयर पढ़े थे उससे भी सुपर लेवल का AC हमने इस बार किया है। और ये AC का बेसिक हमारा खत्म हो चुका है। अब AC के एप्लीकेशन आप देखोगे, एप्लीकेशन कैसे, फिल्टर, लोकस डायग्राम, रेजोनेंस, AC ट्रांजिएंट, ये सारी चीजें एप्लीकेशन है। चलो कम ऑन, देखें एक बार। तो देखो, पहले तो इन्हें इनका पैरेलल निकाल लो, Z इक्विवेलेंट निकालो भाई। 8 माइनस J6 इंटू, ये पैरेलल लग जाएंगे ना, Z1 Z2 बाय Z1 प्लस Z2, 48 प्लस 36 84, और माइनस 48 तो ये 16, यानी 42 बाई 8 21 बाई 4। ठीक है, यही बनेगा ना भाई, यही बन रहा है ना 21 बाई 4। अब आप ना वोल्टेज डिवीजन से V निकाल लो, यहां V इक्वल टू 50 एंगल 0 =
ठीक है। अब यहां पे V कितना आएगा, ये वोल्टेज डिवीजन लगाया ना हमने, ये तो मुझे भी थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा यहां। ट्वेंटी 28.63 ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है। अब यहां पे ना मॉड आई एल मॉड V बाय मॉड 8 प्लस J6, 8 प्लस J6 होगा 10, 2.863 एम्पियर। तो रिएक्टिव पावर कौन कंज्यूम करता है, रिएक्टेंस, तो करंट का स्क्वायर इंटू एक्स, 2.863 स्क्वायर इंटू 6, 49.18 आ रहा है यार। हंड्रेड न्यूमरेटर में 100 आएगा। एक सेकेंड, कहां पे देखो 64, अच्छा हाँ, जब ही मैं कहूं ये कैलकुलेशन इतनी टफ कैसे हो गई। देखो 6.25 आ गया ये, बाकी मेथड तो आप समझ ही गए ना। थर्टी 31 वोल्ट आ रहा है ये, तो ये 3.1 एम्पियर आ रहा है। रिएक्टिव पावर मॉड आई स्क्वायर एक्स, 3.1 स्क्वायर इंटू 6, 57.66, यही आ रहा है आंसर, 57.66।